दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अगेन मैंने यहाँ पर जो है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो हो गई आपकी 80 मार्क्स एग्जाम्स की और दूसरा हो गया आपका 20 मार्क्स सेक्शनल का पार्ट जो कि आपका टीचर के हाथ में होता है। अब यहाँ पर 80 मार्क्स आपको कैसे लेने हैं, सिंपली एग्जाम में से आपके पास जो मैनुअल है मैथ का उसके सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है जो भी आपके चैप्टर्स में हैं। उसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करना है। उस एक्सरसाइजेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को बाकायदा एक एक करके सॉल्व करना है, क्योंकि आप ये जो एडिशनल मैथ वाला बुक पढ़ रहे हो इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली चीज़ें इतनी नहीं लिखी हुई, बाकायदा उसमें जो भी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो सारी क्वेश्चंस में ही यूज़ हो रही हैं। तो जब तक आप क्वेश्चन को सारा सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन को समझोगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इस टॉपिक में ये चीज़ें भी होती हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करना है। और जो चीज़ बच्चे पीछे पड़े हुए हैं पास पेपर के चक्कर में, पास पेपर को देखकर वो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, कोई नर्वस हो रहा है, कोई पास पेपर के पीछे ही पड़ा हुआ है। भाई पास पेपर को छोड़ो, पहले आप सारा क्या करो, बुक को देखो, बुक को फॉलो करो, जो टीचर करवा रहा है उसको फॉलो करो। जब आप खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड समझो तो उसके बाद आप जाके जो है वो पास पेपर को सोल्व करो। सही है। उसके बाद आप अपने नोट्स वगैरह भी बनाओ, जो भी आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हो उसको बाकायदा नोट्स की शक्ल में प्रेजेंट करो, नोट्स आप उसके बनाओ। टीचर आपसे इसके क्विज़ेस देगा, असाइनमेंट्स देगा, वो भी आपको सॉल्व करनी है। अच्छा, इस एडिशनल मैथ के बुक में आपके पास रिवीजन एक्सरसाइजेस भी होती हैं, उसको भी फॉलो करना है, उसको भी सॉल्व करना है। और याद रखो अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई STHP का फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, वो समझेगा कि भाई पेपर इतना टफ आएगा कि वो किसी वेबसाइट के पीछे पड़ जाएगा, उसको सॉल्व करने के चक्कर में लग जाएगा और वो अपने बेसिक लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को ही भूल जाएगा। तो कम से कम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, आप अपने बुक को फॉलो करो, टीचर को फॉलो करो, उसके अलावा मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है। और याद रखो यही वो सब्जेक्ट है जो आपको फेल करवाता है फाउंडेशन से या इवन दैट STHP से। हालांकि इतना टफ पेपर भी नहीं होता फाउंडेशन का मैथ में, या आप ये कह लो कि ये जो STHP का मैथमेटिक्स का पेपर आता है वो कोई टफ पेपर नहीं होता। वो सिंपली क्या होता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना होता है कि वो थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट फेसेस में होता है, उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने नहीं रखा जाता। तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझसे होना ही नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन ट्रिकी वे में जो है वो चेंज करके आपको दिया जाता है, लेकिन होता आपके बुक के कॉन्सेप्ट में से ही है। बुक में आपकी मिसलीनियस एक्सरसाइजेस भी होती हैं, उसको लाजमी सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स में सिंपली क्या है भाई, बुक को फॉलो करना है, जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आप एक दफ़ा पूरे बुक को सॉल्व करो अच्छे से, उसके बाद आप किसी वेबसाइट पर जाके जो है वो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट टेक्निक से। चैप्टर नंबर 1 आपका सेट से है, इसमें दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपके पास वेन डायग्राम, दूसरा है आपके पास सेट नोटेशन फॉर्म जिसको आप बिल्डर फॉर्म कहते हो। जब आपने ये दो टॉपिक्स अच्छे से कवर कर ली तो फिर आपकी इसकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो ही जाती हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 इसकी मिसलीनियस थोड़ी टफ है, तो मिसलीनियस के आप इजी वाले क्वेश्चंस कर लो। बाकी इसकी एक्सरसाइजेस भी काफ़ी इजी हैं, बस आपके मेथड्स जो हैं वो आपके इसमें लग रहे होते हैं। कोई खास फार्मूलाइजेशन वाला इसमें कोई ऐसा चैप्टर है नहीं, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7 में आपको जस्ट जो है वो डिस्टेंस ही पढ़ाया जाता है, तो ये चैप्टर कोई टफ है ही नहीं। डिस्टेंस का बस आपको एक फार्मूले के तहत जो है वो सारा चैप्टर करवाया जाता है। चैप्टर नंबर 9 में आपके सामने फंक्शंस एंड ग्राफ्स होते हैं, जिसमें आपके सामने वर्टिकल लाइन टेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे पता करना है कि कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं, फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, बस इसमें यही पढ़ाया जाता है, कोई इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। और आपका इस दफ़ा एक नया चैप्टर भी है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, उसमें भी दो ही फार्मूले हैं, जिन फार्मूले के तहत आपको जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और आपसे जो है वो एग्जाम लिया जाएगा। तो ओवरऑल ये जितने भी चैप्टर्स हैं बड़े काम के चैप्टर्स हैं और ईजी चैप्टर्स हैं। अब मेन बात आती है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेज में, इनको एक एक करके सॉल्व कैसे करेंगे। देखो दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि आप बाकायदा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो एक्सरसाइजेज को और उनके नोट्स बनाते जाओ, ताकि जब आपका एग्ज़ाम का दिन आए या एग्ज़ाम के करीब के दिन होंगे तो वहाँ पर आप सबको आसानी से देख सको कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ था, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ था। तो ये नोट्स बनाने का एक फ़ायदा होता है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप बारी बारी एक्सरसाइजेस को जो है वो प्रैक्टिस करते जाओ। जिस भी क्वेश्चन में फंसो तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन मैनुअल प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पर जाके आप उसकी हेल्प लो।
वो मैंने सारा सॉल्व किया हुआ है। जब मैंने फाउंडेशन पढ़ा था मैंने बाय हैंड जो है वो सारे नोट्स बनाए थे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था जितना भी मेरे पास उस वक्त टाइम था। मैं बाकायदा क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने दूसरे क्लासमेट्स को पीडीएफ बनाकर शेयर कर रहा होता था। तो इस दफ़ा भी मैंने उन सभी नोट्स को कलेक्ट करके एक पीडीएफ भी बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसका मैंने एक हार्ड फॉर्म में मटेरियल भी बनाया हुआ है। तो जिन बच्चों से पीडीएफ में स्टडी नहीं होती वो मुझसे ये मैनुअल ले सकते हैं। ये मैंने व्हाट्सअप नंबर भी लिखा है, यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ये जो है वो फ़ोटो कापी इशूज़ की वजह से काफ़ी महंगा भी बन रहा है, लेकिन अगर आपको खुद भी बनवाना हो कहीं से, अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो मैं आपको ये IBA में प्रोवाइड कर दूंगा मैनुअल। या फिर जिन बच्चों को PDF से पढ़ने की ही आदत होती है या वो जो है वो इस मैनुअल को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको PDF भी इस मैनुअल का जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के बाकायदा क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया हुआ है। बात करते हैं जो मैथ्स के 20 मार्क्स हैं सेशनल। अगेन आपसे टीचर्स जो हैं वो होमवर्क्स देंगे, आपको क्विजेज लेंगे, असाइनमेंट्स देंगे, या जो भी आपसे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है, कभी टीचर आपको बोर्ड पर बुलाकर अगर कहे कि भाई ये क्वेश्चन सोल्व करवाओ, तो ये जो सारी परफॉर्मेंस होगी आपकी क्लास में वही आपकी जो है वो सेशनल मार्क्स आपको लेके देगी। तो मैथ में कोई इतनी आप ये कह लो कि नौटंकी बाजी नहीं होती है जितनी इंग्लिश में होती है कि भाई इंग्लिश में बात करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ, ये वो फलाना। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में कोई इतना नहीं होता, बस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी जो मैथमेटिकल थिंकिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और आप आसानी से जो है वो 20 मार्क्स सेशनल ले सकते हो। उसके बाद है मैथमेटिक्स की एक्सपेक्टेड मार्क्स। भाई आप 100 आउट ऑफ 100 भी ले सकते हो मैथमेटिक्स में। 60 तो वैसे भी मिनिमम है, 60 बनाना कोई मसला नहीं है। तो ओवरऑल आप 100 में से 100 भी मैथमेटिक्स में ले सकते हो। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती। अगर आपने गलती से एक आंसर गलत कर दिया और आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सही है तो भी आपको फुल मार्क्स मिल ही जाते हैं। और जब आप इस कोर्स को पास करके निकलो तो कम से कम एक प्रॉब्लम को देखने की अप्रोच आपकी चेंज होनी चाहिए जो आपकी आज है। आज हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को एक ही वे से देखते हैं, अगर वो सॉल्व नहीं होता तो भाई बस नहीं हो रहा छोड़ दो। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए। कॉन्सेप्चुअली लर्निंग करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स मिलेगी, चाहे वो आपका BBA हो, आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, या आपका जो है वो CS हो, आपका जो है वो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो, कोई भी आप डिपार्टमेंट में जाओ वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स मिलेगी। तो अभी से अगर आपकी मैथमेटिक्स में स्टडी अच्छी है, कॉन्सेप्चुअली लर्निंग है, आपकी अप्रोच अच्छी है, तो आपके लिए आगे भी फ़ायदेमंद होगा और अभी आप आसानी से पेपर भी निकाल रहे हो। उसके बाद है तीसरा सब्जेक्ट हमारा ICT का, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हो सकता है इसकी एब्रीवेशन अब चेंज हो गई हो, लेकिन मुझे यही याद है। इसमें जो है वो आपके सेशनल मार्क्स नहीं होते। इसमें क्या होता है भाई, 20 मार्क्स होते हैं थ्योरी के, 10 आपके एक मिड में आएंगे, 10 आपके दूसरे मिड में आएंगे। 60 मार्क्स होते हैं लैब के, 20 आपके फर्स्ट मिड में, 20 आपके सेकंड मिड में और 20 आपके फाइनल में। और जो 20 मार्क्स है वो आपका वाइवा होता है। वाइवा में आपसे जो थ्योरी में आपने पढ़ा होता है वही पूछा जाता है। वाइवा को कोई टेंशन मत लेना, अभी से ये माइंड में मत रख लेना कि भाई वाइवा होगा वाइवा होगा, ये कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैंने चीज़ें आपको बताई। थ्योरी एग्जाम्स को कैसे टैकल करना है, सिंपली डेफिनेशंस को फॉलो करना है। मैंने आपको ग्रुप्स में PDF भी भेजे हैं हर चैप्टर के, बस उसको फॉलो करना है, उसकी डेफिनेशंस को देखना है, वही आपका एग्ज़ाम होता है थ्योरी का। और इसमें 10 आउट ऑफ 10 आ जाती हैं, कोई मसला नहीं है, बस आपको जो है वो डेफिनेशंस को याद करना है। 3 आपके लैब एग्जाम्स होंगे, जिसमें मिड 1 में 20 मार्क्स का लैब एग्जाम होगा, जिसमें ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ाया जाता है और उससे रिलेटेड आपका जो है वो लैब एग्जाम लिया जाता है। अगेन लैब एग्जाम ज़्यादा मज़े के होते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मिड 2 में आपसे जो वो 20 मार्क्स का लैब एग्जाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, और फाइनल में जो है वो आपको एक्सेल पढ़ाते हैं और वो एक्सेल का लैब एग्जाम लेते हैं। बाद है वाइवा का एग्जाम। अगेन यहाँ पर काफ़ी बच्चे अब इस वाइवा एग्जाम से भी डरेंगे, कोई मसला नहीं है भाई। वाइवा एग्जाम में क्या होता है, जो आपने थ्योरी में पढ़ा होता है उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछकर जो है वो आपको फारिग कर रहे होते हैं। 20 मार्क्स का वाइवा होता है, जिसमें अगर आपने 2-3 क्वेश्चन आंसर कर लिए होते हैं तो 20 भी आ जाती हैं, या 15, 16, 17, 18 इस तरह तो मिल ही जाती हैं। तो वाइवा एग्जाम में भी कोई मसला नहीं है। ICT में तो बाकायदा बच्चों की 4-4 CGPA होती है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ICT में आप 100 आउट ऑफ 100 भी जा सकते हो, नहीं तो कम से कम 4 CGPA तो ले ही सकते हो। ICT में किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए।